यहाँ कितनी देर रखना है? वो सालार से पूछ रही थी। 10-15 मिनट। मैं अनजन भी एक दफ़ा चेक करवाना चाहता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। मुझे वज़ू करना है। उसने सालार से कहा। उससे पहले कि सालार कुछ कहता, उस आदमी ने बुलंद आवाज़ में उसे पुकारते हुए कहा, "बाजी, वज़ू करना है तो इस ड्रम से पानी ले लें। और वो नमाज़ कहाँ पढ़ेगी?" सालार ने उस आदमी से पूछा। "ये सामने वाले कमरे में।" "मैं जाए नमाज़ दे देता हूँ।" वो अब पाइप उतार रहा था। "पहले जाए नमाज़ दे दूँ, फिर अंजन आकर चेक करता हूँ।" इस आदमी ने उस कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सालार ने 2 ड्रम के पास कुछ तजब्जब की हालत में खड़े देखा। वो लाशौरी तौर पर आगे चला आया। वो तारकोल का एक बहुत बड़ा खाली ड्रम था, जिसे एक ढक्कन से कोर किया गया था। मैं इसे पानी कैसे लूं? इमामा ने कदमों की चाप पर पीछे मुड़कर देखा। सालार ने इधर इधर नजर दौड़ाई। कुछ फासले पर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। वो इस बाल्टी को उठा लाया। मेरा ख्याल है ये इसी बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने इमामा से कहते हुए ड्रम का ढक्कन उठाया और उसमें से पानी बाल्टी में भर लिया। मैं कर देता हूँ वजू। सालार को इसके चेहरे पर तजब्जब नजर आया, मगर फिर कुछ कहने के बजाय वो अपनी आस्तीन ऊपर करने लगी। अपनी घड़ी उतार कर उसने सालार की तरफ बढ़ा दी और पंजों के बल जमीन पर बैठ गई। सालार ने उसके बढ़े हुए हाथों पर कुछ पानी डाला। अमामा को बेख्तियार जैसे करंट लगा। उसने एकदम अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या हुआ? सालार ने कुछ हैरानी से कहा। कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है। तुम पानी डालो। वो एक बार फिर हाथ फैला रही थी। सालार ने पानी डालना शुरू कर दिया। वो वजू करने लगी। पहली बार सालार ने उसके हाथों को कहनियों तक देखा। कुछ देर के लिए वो उसकी कलाइयों से नजर नहीं हटा सका। फिर उसकी नजर उसकी कलाइयों से उसके चेहरे पर चली गई। वो अपनी चादर को हटाए बगैर बड़ी एहतियात के साथ सर, कानों और गर्दन का मसह कर रही थी और सालार की नजरें उसके हाथों की हरकत के साथ साथ सफर कर रही थीं। उसकी गर्दन में मौजूद सोने की चीन और इसमें लटकने वाले मोती को भी उसने पहली बार दरियाफत किया था। सालार ने उसे जितनी बार देखा था, उसी तरह की चादर में देखा था। चादर का रंग मुख्तलिफ होता, मगर वो हमेशा उसे एक ही अंदाज में लेटे होती। कभी उसके खुदुखाल पर गौर नहीं कर सका। पाँव पर पानी में खुद डाल लेती हूँ। उसने खड़े होते हुए सालार के हाथ से इस बाल्टी को पकड़ लिया। जवाब तकरीबन खाली होने वाली थी। सालार चंद कदम पीछे हटकर मोहवियत से देखने लगा। वो वजू कर चुकी तो सालार की मोहवियत खत्म हुई। इसने घड़ी उसकी तरफ बढ़ा दी। आगे पीछे चलते हुए वो इस कमरे तक आए जहां वो आदमी गया था। वो आदमी जब तक कमरे में एक तरफ मसलहे बचा चुका था। इमामा खामोशी से जाए नमाज की तरफ बढ़ गई। लाहौर की हुदूद में दाखिल होते ही इमामा ने उससे कहा, अब तुम मुझे किसी भी स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहां जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता। नो, इतनी धंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, फिर तुम्हें मैं किसी जगह का पता बताऊं। अभी तो शायद मैं हॉस्टल जाऊं और फिर वहां। सालार ने उसकी बात काट दी। तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। कुछ फासला उसी तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर अमामा ने उससे कहा, बस तुम यहां गाड़ी रोक दो, मैं यहां से खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद न करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हा के लिए रखी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी उसकी जरूरत है। मैं कुछ उर्सा बाद उसे वापस भिजवा दूंगी। उसकी जरूरत नहीं, तुम उसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुम से दोबारा राबता करूंगी। फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दिया। वो रखी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पीर नट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की जरूरत थी? सालार ने भनवें अचकाते हुए कहा, मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता।
सालार ने कुदरे सर्द महरी से कहा, तुम मुझे बहुत बड़ा लड़का समझती थीं। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है, या तुमने राय में कुछ तब्दीली की है? सालार ने अचानक देखी, मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूं? हो सकता है, अमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को उसकी बात पर जैसे शाक लगा। हो सकता है, वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है। तुम बहुत नाशकरी हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशकरी नहीं हूं। मुझे एतराफ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान कहे हैं, और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने उसकी बात काट दी। तो मैं अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरकी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूं ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है। सालार ने कुंधे अचकाए, मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने उसकी बात काट दी। तुमने मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रकी। सालार पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जो आदमी खुदकशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की हिना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। अमामा ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाते जो ये तीनों काम ना करता, मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज आवाज में कहा। जैसे जलालुनसुर, इमामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा हो गया है। वो अच्छा है, आदमी है, अभी भी मेरे नजदीक अच्छा आदमी है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीना उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अच्छा हो गया हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है इमामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? उसने अचानक छाते हुए अंदाज में पूछा, और फिर जवाब का इंतजार कए बगैर कहने लगा। मेरे नजदीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो, अपने मनगेत्र को धोखा दिया है। तुमने अपनी फैमिली की इज्जत को खराब किया है। तुमने। सालार ने हर लिहाज बलाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। उमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहते हो, मैं वाकई ही अच्छी लड़की नहीं हूं। अभी मुझे ये जुमला बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूं, मगर उसका कोई फायदा नहीं। तुम उन चीजों को नहीं समझ सकते। फर्ज करो मैं तुम्हें लाहौर न लेकर आता, कहीं और ले जाता, फिर भी, मगर मैं तुम्हें बहफाजत यहां ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाजा है उसका? उमामा गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। वो उसकी बात पर हंसा। मुझ पर यकीन था? क्यों? मैं तो एक बुरा लड़का हूं। मुझे तुम पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। सालार के माथे पर कुछ बल पड़ गए। मैंने अल्लाह और अपने पैगंबर इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। ये कभी नहीं हो सकता था कि वो मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के हाथों रसवा करते। ये मुमकिन ही नहीं था। फर्ज कर वैसा हो जाता। सालार मिस्र हुआ। मैं ऐसी बात क्यों फर्ज करूं जो नहीं हुई? वो अपनी बात पर कायम थी। यानी तुम मुझे किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं दोगी? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा फर्ज करो मैं अब तुम्हें जाने नहीं देता, तो तुम क्या करोगी? गाड़ी का दरवाजा जब तक मैं नहीं खोलूंगा, नहीं खुलेगा। ये तुम जानती हो। अब बताओ तुम क्या करोगी? वो एक टुक उसे देखती रही। या मैं ये करता हूं। सालार ने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाया और उस पर एक नंबर डायल करने लगा। कि तुम्हारे घर फोन कर देता हूं। उसने मोबाइल की स्क्रीन को
इसकी आंखों के सामने लहराया। उस पर इमामा के घर का नंबर था। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। फिर यहाँ से तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी तहवील में दे देता हूँ। तो फिर तुम्हारे एतिकाद और एतबार का क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान कर रहा हूं मैं तुम पर कि ऐसा नहीं कर रहा। उसने मोबाइल को दोबारा डैश बोर्ड पर रखते हुए कहा, हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकते। उसी तरह रात को मैं तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम किया कर लेते, मैं तुम्हें शॉर्ट कर देती। सालार ने हैरानी से उसे देखा, फिर कह कहा मारकर हंसा। क्या कर देते? मैं तुम्हें शॉर्ट कर देती, उसने उसी अंदाज में रख रख कर उसे कहा। वो स्टीयर सिंह पर दोनों हाथ रखकर कुलकुला कर होना। कभी जिंदगी में पिस्टल देखा भी है तुमने? उसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने उसे झुकते और अपने पांव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो उसने सालार से कहा, शायद उसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। इसके दाएं हाथ में छोटे साइज का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज पिस्तूल था। सालार पिस्तूल पर इसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी इनाड़ी के हाथ में नहीं था। उसने बेयकीनी से इमामा को देखा। तुम मुझे शॉट कर सकती थी। हाँ, मैं तुम्हें शॉट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, उसने मुस्तहकिम आवाज में कहा। उसने पिस्तूल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लाक, उसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन दबाकर लाक खोल दिया। अमामा ने दरवाजा खोल दिया। वो अब पिस्तूल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं हुई। इमामा ने गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। सालार ने उसे तेज कदमों के साथ एक करीब आती हुई वेगन की तरफ जाते और फिर उसमें सवार होते देखा। उसकी कुवत मशादा बहुत तेज थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और उसे इस चीज पर बड़ा ज़ैम है था। मगर वहां इस धंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए उसने एतराफ किया। वो इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट स्टीयर सिंह पर दोनों हाथ रखे बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। अमामा हाशिम के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धंध की पर वाह कहे बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर आया था। पूरा रिश्ता उसका जहन इसी अधेड़बन में लगा हुआ था कि उसने पस्तूल आखिर कहाँ से निकाला था। वो पूरे वसूख से कह सकता था कि जिस वक्त वो वजू के लिए पांव धो रही थी, इस वक्त वो पस्तूल उसकी पंडल के साथ नहीं था और न वो जरूर उसे देख लेता। बाद में नमाज पढ़ने के दौरान भी वो बगौर उसे सिर से पांव तक देखता रहा था। पस्तूल तब भी उसकी पंडल के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी और वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। वो यकीना गाड़ी में मौजूद उसके बैग में ही होगा। वो अंदाजे लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मोड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहां से गया था, तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे? बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ में आया, उसने तहकुमाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फरमानबरदारी से सिर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीजों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। उसका उस दिन कहीं जाने का इरादा नहीं था। वो इस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को जोर जोर से बजाते सुना। वो एकदम उठकर बैठ गया। दरवाजा वाकई बज रहा था। उसने मंदी हुई नजरों से वाल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे दरवाजा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उस गुस्से हैं के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाजा खोल दिया।
बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इस तरह? दरवाज़ा बिजार है हो? दरवाज़ा हो तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चलाया। सालार साहब बाहर पुलिस खड़ी है। मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम उर्से में वो पुलिस के वहां आ जाने की वजह जान गया था और उनकी और अमामा के घर वालों की उस मुस्तादी पर हैरत हुई। आखिर चंद घंटों में सीधे उस तक कैसे पहुंच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? उसने अपनी आवाज को परसुकून रखते हुए बेतासर चेहरे के साथ पूछा। ये हुई तो जी पता नहीं। वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला। उसने उनसे कह दिया है कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपके वारंट हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया तो वो जबरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेअख्तियार इत्मीनान भर सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मजाहिरा किया था। उसे यकीनन ये अंदाजा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में ही तफ्तीश के लिए वहां आई थी। इसलिए उसने न तो पुलिस को अंदर आने दिया, न ही उन्हें यह बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता तो पुलिस शायद दीवारें फलांग कर भी अंदर मौजूद होती, मगर इस वक्त वारंट होने के बावजूद इस घर का साइज और जिस इलाके में वो वाक़ था, उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर उमामा का खानदान भी असर वरसूख वाला नहीं होता, तो शायद उस वक्त पुलिस इस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जरात ही ना करती। मगर उस वक्त पुलिस के सामने आगे कनवा पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया। पापा, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। उसने छोड़ते ही कहा, यहाँ हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है और उनके पास मेरे गिरफ्तारी के वारंट हैं। सिकंदर उस्मान के हाथ से मोबाइल गिरते-गिरते बचा। क्यों? ये तो नहीं पता पापा। मैं सो रहा था। मुलाजिम ने जगाकर मुझे बताया। क्या मैं जाकर पुलिस वालों से पूछूं कि वो किस सिलसिले में मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं? सालार ने बड़ी फरमानबरदारी और मासूमियत के साथ सिकंदर उस्मान से पूछा। नहीं, बाहर निकलने या पुलिस को अंदर बलवाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में ही रहो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें रंग करता हूं। सिकंदर उस्मान ने अजलत के आलम में मोबाइल बंद कर दिया। सालार ने मुतमईन होकर फोन रख दिया। वो जानता था कि अब कुछ देर बाद पुलिस वहां नहीं होगी और वाकई ऐसा ही हुआ था। 10-15 मिनट के बाद मुलाजिम ने आकर उसे पुलिस के जाने के बारे में बताया। मुलाजिम अभी उससे बात कर ही रहा था जब सिकंदर ने दोबारा कॉल की थी। पुलिस चली गई है। सिकंदर ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, हाँ चली गई है। सालार ने बड़े उत्मीनान भरे अंदाज में कहा, अब तुम मेरी बात ठीक तरह सुनो। मैं और तुम्हारी मम्मी रात को कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुम तब तक घर से कहीं नहीं निकलोगे। सुना तुमने? सालार को उनके बात करने का अंदाज बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने बहुत अक्खड़ अंदाज और सर्द मोहरी से उससे बात की थी। सुन लिया, वो है। दूसरी तरफ से फोन बंद कर चुके थे। सालारा भी फोन बंद कर रहा था जब उसकी नजर अपने कमरे के कारपेट पर पड़ी। वहां जूते के निशानात थे और उसने देखा कि मुलाजिम भी कुदरे हैरानी के आलम में उन निशानात को देख रहा था जो खिड़की से कतार की सूरत में बढ़ रहे थे। जूते के उन निशानात को साफ कर दो, सलार ने तहकमाना अंदाज में कहा। मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया। सलार उठकर खिड़की की तरफ आ गया और उसने वो स्लाइडिंग विंडो पूरी तरह खोल दी। उसका अंदाजा ठीक था। जूते के वो मिट्टी वाले निशानात बाहर बरामदे में भी मौजूद थे। उमामा अपनी क्यारियों से गुजरकर दीवार फलांग कर उनकी क्यारियों में कूदी थी और यही वजह थी कि उसके जूते के तले मिट्टी से भर गए थे और उसकी वजह से वो मिट्टी कम और कैचड़ ज्यादा थी और उसके बरामदे के सफेद मार्बल पर वो निशानात बिल्कुल एक कतार की सूरत में आ रहे थे। वो एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर आ गया